नमस्कार, कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। बहुत कम ऐसे चुनाव होते हैं जिन पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी होती हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव भी ऐसी ही एक घटना है। तो इन चुनावों से लेकर दक्षिण कोरिया के राजनीतिक संकट तक, ब्रेक्सिट पर आए ब्रिटेन की अदालत के फैसले से लेकर लीबिया में शरणार्थियों से भरी नाव के हादसे तक, विश्व भर की तमाम अहम खबरों को समेटकर हम हाजिर हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम के साथ। मैं हूं ममता चोपड़ा। सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। अमेरिका में चुनावी दंगल अपने अंतिम चरण में, दोनों प्रत्याशी लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर, रैली में लगी वादों की झड़ी। अमेरिका में राष्ट्रपति को चुनने के लिए मंगलवार को होगा मतदान। वोटिंग से पहले ही 3.5 करोड़ से अधिक लोग डाल चुके हैं अपना वोट। खुफिया एजेंसी ने चुनाव से पहले आतंकी हमले की जताई आशंका। दक्षिण कोरिया में भ्रष्टाचार के मामले में राजनीति गरमाई। राष्ट्रपति की करीबी चोई सुन सिल रिश्ते के दुरुपयोग के मामले में गिरफ्तार। इस्तीफे को लेकर राष्ट्रपति पाक के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के ब्रिटेन के फैसले को झटका। ईयू से अलग होने के लिए संसद की लेनी होगी मंजूरी। सरकार शीर्ष अदालत में देगी फैसले को चुनौती। समाज के हाशिए पर खड़ी महिलाएं, खंडहर हो चुके राजमहल के लौटाएंगी पुराने दिन। निर्माण कार्य में लगे अधिकतर कर्मचारी महिलाएं। और अब सबसे पहले खबर अमेरिका से, जहां राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मंगलवार को अमेरिका में चुनाव होगा, जिसमें जनता तय करेगी कि अमेरिका में सत्ता किसके जिम्मे होगी। सत्ता की इस लड़ाई में एक तरफ हिलेरी क्लिंटन है तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि अमेरिकी लोकतांत्रिक प्रणाली के अर्ली वोटिंग यानी मतदान से पहले वोट डालने के प्रावधान का उपयोग करते हुए 3.5 करोड़ से अधिक मतदाता अब तक वोट डाल चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आंकड़ों के मुताबिक 2012 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में 3 करोड़ 23 लाख लोगों ने अर्ली वोटिंग के प्रावधान का उपयोग किया था। और खबर यह भी आ रही है कि आतंकी संगठन अल-कायदा अमेरिका पर बड़े हमले की तैयारी में है। ऐसा कहना है अमेरिकी खुफिया विभाग के अधिकारियों का। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि आतंकी संगठन अल-कायदा 8 नवंबर के मतदान से एक दिन पहले एक साथ कई जगहों पर हमले की फिराक में है। सूत्रों के हवाले से सीबीएस न्यूज ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। अमेरिकी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने मतदान के दिन साइबर हमले का भी अंदेशा जताया है। और इस बीच रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की रैली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नेवादा में खड़े लोगों के बीच कुछ संदिग्ध होता देखा गया। आनन फानन में सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रंप को मंच से हटाया। हालांकि कुछ देर बाद ही ट्रंप दोबारा आकर लोगों को संबोधित करने लगे और हिलेरी क्लिंटन पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। तो 8 नवंबर है वो तारीख जब अमेरिका चुनेगा अपना नया राष्ट्रपति। पूरे विश्व की निगाहें इन चुनावों पर लगी हुई हैं, क्योंकि किसकी होगी जीत, इस पर बहुत कुछ लगा है दांव पर। पल पल बदलती चुनावी तस्वीर में किसका पलड़ा अंत तक भारी रहेगा, कहना मुश्किल है। ऐसे में स्विंग स्टेट्स और स्विंग वोटर्स का वोट निर्णायक साबित हो सकता है। स्विंग स्टेट्स को लुभाने में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। स्विंग स्टेट्स वो राज्य होते हैं जहां के मतदाता किसी भी पक्ष की ओर जा सकते हैं। दरअसल चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। ऐसे में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों के उम्मीदवार वोटरों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव की दृष्टि से अहम माने जाने वाले प्रांतों में एक के बाद एक मैराथन चुनावी सभाएं कर मतदाताओं को अपनी ओर करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। पेंसिल्वेनिया, ओहायो, मिशिगन, न्यू हैम्पशायर जैसे कई ऐसे राज्य हैं जहां के मतदाताओं का रुख चुनावी नतीजों को बदलने का मादा रखता है। दोनों उम्मीदवारों की कोशिश है कि जिन वोटरों ने अभी तक वोट देने के लिए उम्मीदवारों के बारे में मन नहीं बनाया है, तो उन्हें अपने खेमे में कर लेना चाहते हैं। इसके लिए दोनों उम्मीदवार अपनी चुनावी रैलियों में एक दूसरे की खामियों को उजागर करने में लगे हुए हैं। हिलेरी क्लिंटन की चुनावी सभाओं में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उपराष्ट्रपति जो बाइडेन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप के चुने जाने को दुनिया के लिए खतरा तक बता दिया था। रैली को अपने संबोधन में ओबामा ने कहा कि अगर हिलेरी क्लिंटन चुनाव नहीं जीत पाती है तो पिछले 8 वर्षों की अमेरिका की प्रगति और लोगों को जोड़ने वाली विरासत खत्म हो जाएगी। अपने प्रचार अभियान में नीतियों और योजनाओं के साथ दोनों प्रत्याशी एक दूसरे के चरित्र पर भी सवाल उठा रहे हैं।
कई प्रांतों में चुनाव प्रचार के दौरान जहां ट्रंप भय और नफरत के बोल बोलते नजर आए, तो हिलेरी मतदाताओं को आगाह करने में जुटी रहीं। हिलेरी ने ट्रंप को असभ्य, महिलाओं का सम्मान नहीं करने वाला, लगातार झूठ बोलने वाला और टैक्स पैंतरेबाज तक कह डाला। वहीं ट्रंप ने हिलेरी पर डरपोक होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता पाने के लिए वो किसी हद तक जा सकती हैं। कांटे की टक्कर वाले इस चुनाव में निर्णायक बढ़त किस उम्मीदवार के पास है, फिलहाल इसका आकलन मुश्किल दिख रहा है। तो कौन होगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति? इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि इस बार दोनों पार्टियों के उम्मीदवार कई अहम मुद्दों पर बिल्कुल भिन्न राय रखते हैं, चाहे बात इस्लामिक स्टेट की हो या शरणार्थी मुद्दे की, पर्यावरण, गर्भपात या ड्रग्स का कारोबार। तो किसके विचारों से ज्यादा सहमत दिखती है अमेरिका की जनता, फिलहाल कहना मुश्किल है। राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अभियान के दौरान हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कई ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जिस पर दोनों प्रत्याशियों के बीच गहरे मतभेद हैं। विदेश नीति के मुद्दे पर हिलेरी दुनिया पर अमेरिका की पकड़ मजबूत रखने के लिए अपने दखल का दायरा बढ़ाने, सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध जारी रखने और अफगानिस्तान को सैन्य मदद देने की वकालत करती है। तो ट्रंप रूस के साथ बेहतर संबंधों की वकालत करते हुए अमेरिका का इस्लामिक स्टेट के सफाई के लिए अरब देशों में अमेरिकी सेना को भेजने की बात करते नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बाहर से आने वाले लोगों को अमेरिका में शरण देने के खिलाफ हैं। प्रचार अभियान के दौरान ट्रंप ने शरणार्थियों की गहन जांच पड़ताल के बाद अमेरिका में घुसने देने की बात कही, लेकिन शरणार्थी मुद्दे पर हिलेरी क्लिंटन का रवैया नरम है। हिलेरी के मुताबिक अमेरिका को सीरिया में सालाना 10,000 शरणार्थियों के बजाय 65,000 लोगों को आकर अमेरिका में बसने की इजाजत देनी चाहिए। कई चुनावी रैलियों में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के बीच जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बुनियादी मतभेद दिखाई दिए। क्लिंटन के मुताबिक धरती की बदलती आबोहवा अमेरिका के लिए भी खतरा है, इसलिए वे तेल और गैस इंडस्ट्री में पर्यावरण के सख्त नियमों की वकालत करती हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने पर्यावरण के मसले पर कोई ठोस राय सामने नहीं रखी है। ट्रंप इंसानी दखल से धरती का तापमान बदलने की बातों को अफवाह करार देते हैं। अपने अभियान में ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने पर पेरिस जलवायु समझौते से हटने की बात तक कह डाली है। गर्भपात हमेशा ही डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के बीच गहरे मतभेद का मुद्दा रहे हैं। हिलेरी क्लिंटन 20 हफ्ते से ज्यादा के गर्भ को गिनाने की विरोधी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गर्भपात को पूरी तरह से गैर कानूनी बनाया जाना चाहिए। हिलेरी क्लिंटन ने ऐसे कानूनों की वकालत की है जो जाति और नस्ल के आधार पर भेदभाव को खत्म करें। वे नशे के गैर कानूनी कारोबार में लगे अहिंसक लोगों को जेल भेजने के बजाय उनके सुधार के समर्थक हैं। उधर ट्रंप अपराधियों से सख्ती से निपटने के समर्थक हैं। ट्रंप अपराधियों से निपटने में नेताओं की इच्छा शक्ति में कमी की बात कहते हैं। तो इस बार कांटे की टक्कर है डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के बीच। आम भाषा में तो यही कहा जाता है कि राष्ट्रपति चुनावों में अमेरिका की जनता अपना राष्ट्रपति चुनेगी, लेकिन दरअसल इसकी प्रक्रिया कुछ अलग है। जनता निर्वाचक मंडल चुनती है जो राष्ट्रपति चुनते हैं। हालांकि जिसे जनता का ज्यादा वोट मिलता है वही जीतता भी है, लेकिन कई बार इतिहास में इससे उलट भी हुआ है। आइए जानते हैं क्या है ये प्रक्रिया। 8 नवंबर को अमेरिका की जनता राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करेगी, लेकिन उनका वोट सीधे तौर पर राष्ट्रपति के नाम पर मुहर नहीं लगाएगा। दरअसल जनता सीधे राष्ट्रपति का नहीं बल्कि निर्वाचक मंडल का चयन करती है, जिसमें 538 सदस्य होते हैं। निर्वाचक मंडली का 270 वोट जीतने वाला उम्मीदवार राष्ट्रपति चुना जाता है। संसद के दोनों सदनों, प्रतिनिधि सभा और सीनेट में किसी प्रांत के जितने सदस्य होते हैं उतने ही उसके निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं। निचले सदन में किसी प्रांत के सदस्यों की संख्या उसकी आबादी के आधार पर तय होती है, जबकि सीनेट में हर प्रांत के 2 सदस्य तय हैं। हर राज्य अपने अपने तरीके से इनका निर्वाचन करता है। कहीं बैलेट पेपर पर राष्ट्रपति के नीचे ही निर्वाचन मंडली का नाम दर्ज होता है तो कहीं नहीं। नेब्रास्का और माइने राज्य को छोड़ अन्य सभी 48 राज्यों में विजेता सब ले जाएगा वाला नियम लागू है, जिसमें जिस उम्मीदवार के ज्यादा इलेक्टर्स जीतते हैं उसी की झोली में सारे निर्वाचन मंडल चले जाते हैं। निर्वाचन मंडल में हर राज्य का कोटा तय होता है। ये संख्या हर राज्य से अमेरिकी संसद के दोनों सदनों, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्यों की कुल संख्या के बराबर होती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 सदस्य होते हैं, जबकि सीनेट में 100 सदस्य बैठते हैं। इन दोनों सदनों को मिलाकर संख्या होती है 535। इसके अलावा अमेरिका के 51वें राज्य कोलंबिया से 3 सदस्य आते हैं।
यानी कुल मिलाकर 538 इलेक्टर्स अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनते हैं। निर्वाचक मंडली के सदस्य दिसंबर में दूसरे बुधवार के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार को हर राज्य में राष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं। वोटों की गिनती जनवरी में कांग्रेस के संयुक्त सम्मेलन में की जाती है। इस बार मतगणना 6 जनवरी को होगी। आमतौर पर नवंबर में होने वाले चुनाव और दिसंबर को निर्वाचक मंडल के मतदान में एक ही उम्मीदवार राष्ट्रपति चुना जाता है। अमेरिका के इतिहास में अब तक 4 बार ऐसा हुआ है जब जनता का ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार निर्वाचन मंडल के मतदान में पीछे रह गया। ऐसा पहली बार 1824, फिर 1876, इसके बाद 1888 में हुआ। हाल के सालों में 2000 में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अल गोर को रिपब्लिकन जॉर्ज डब्ल्यू बुश से 5 लाख वोट ज्यादा मिले थे, लेकिन बुश निर्वाचन मंडल 271 का जादुई आंकड़ा जुटाने में सफल हो गए। कुछ संविधान निर्माताओं को डर था कि राष्ट्रपति के सीधे चुनाव से भीड़ तंत्र हावी न हो जाए, लिहाजा इस बैकडोर का सहारा लिया गया। लेकिन अब ज्यादातर अमेरिकी इस व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं। संविधान में निर्वाचन मंडल ऐसी चीज है जिसे बदलने के लिए अब तक सबसे ज्यादा सुझाव आ चुके हैं। इसे खत्म करने के लिए संसद में 2/3 और राज्यों में 3/4 बहुमत की जरूरत होगी। चुनावों से हटकर अब बात नासा की। नासा के मैग्नेटोस्फेरिक मल्टीस्केल मिशन ने एक जीपीएस सिग्नल को सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थापित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ये जीपीएस सिग्नल पृथ्वी की सतह से 70,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। पृथ्वी के आसपास दीर्घवृत्ताकार कक्षा में कार्यरत 4 MMS अंतरिक्ष यान में जीपीएस प्रणाली लगी है और ये अपनी सटीक परिपथ प्रणालियों का माप लेती है। और अब खबरें एशिया से, जहां दक्षिण कोरिया में गरमा रही है भ्रष्टाचार की राजनीति। दक्षिण कोरिया की राजनीति में भ्रष्टाचार का मामला गरमा गया है। राष्ट्रपति पाक ग्यून हे अपने विश्वासपात्र चोई सुन सील की वजह से मुश्किल में पड़ गई हैं। हालांकि इसे उन्होंने अपनी चूक माना है। अगले साल होने वाले चुनावों से पहले ये राजनीतिक संकट सत्ताधारी पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। गिरती लोकप्रियता और राजनीतिक संकट में फंसी दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे भ्रष्टाचार की जांच में पूछताछ के लिए राजी हो गईं। देश के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने खुद को एक विश्वासी के रूप में पेश किया। पार्क ने घोटाले में शामिल विश्वास पात्र रही चोई सुन सिल की संलिप्तता को उन्होंने अपनी चूक मानी है। हालांकि राष्ट्रपति ने चोई के साथ एक धार्मिक संप्रदाय से जुड़े होने की खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में चिंता और निराशा उपजने से उनके हृदय को गहरी ठेस पहुंची है। राष्ट्रपति पर आरोप है कि चोई ने उनके साथ अच्छे संबंध होने का लाभ उठाया। उन्होंने स्थानीय फर्मों को संदिग्ध गैर सरकारी संस्थाओं को दान देने पर मजबूर किया, जिसका इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया। सिल पर उच्च पदों पर पसंद के लिए लोगों की नियुक्ति कराने का भी आरोप है। सरकारी कामकाज में राष्ट्रपति की निकट सहयोगी की विवादास्पद भूमिका के चलते दक्षिण कोरिया में विरोध के स्वर देखे जा रहे हैं। सरकार में फेरबदल के पीछे राष्ट्रपति और उनके प्रशासन को लेकर जनता और विपक्ष के गुस्से को शांत करने का प्रयास माना जा रहा है। आनन फानन में नए प्रधानमंत्री के रूप में किम ब्योंग जुन की नियुक्ति तो की गई, लेकिन विपक्षी दल उनकी नियुक्ति पर विरोध जताते हुए राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक विवाद के चलते राष्ट्रपति की लोकप्रियता में काफी कमी आ गई, जो महज 5% रह गई है। अगले साल होने वाले चुनाव से पहले सत्ताधारी पार्टी में गुटबाजी हावी होने लगी है। ऐसे में 2017 में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में उन पर पराजय का खतरा मंडराने लगा है। और अब खबर इराक से, जहां मोसुल को आईएस के कब्जे से छुड़ाने के लिए इराकी सेना शहर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर रह गई है। कुछ आईएस आतंकियों ने दजला नदी पार कर भागने की कोशिश की, लेकिन भारी प्रतिरोध के कारण उनमें से कईयों के मारे जाने की खबर है। दरअसल आईएस के खात्मे के लिए सेना जमीनी लड़ाई के अलावा हवाई हमलों का भी सहारा ले रही है। इसके अलावा अमेरिका नीत गठबंधन की सेना भी इराकी सुरक्षा बलों की मदद कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि आईएस के आतंकियों ने तेल कुओं में आग लगाकर सेना को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की है। फिलीपींस में ड्रग्स के धंधे से ताल्लुक रखने वाले एक मेयर को पुलिस ने जेल में गोली मार दी है। पुलिस के मुताबिक एल्ब्योरा के मेयर रोनाल्डो ने पुलिस अधिकारियों पर गोली चलाई थी। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने एक बार फिर ड्रग व्यापार से संबंधित संदिग्ध लोगों को खत्म करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दरअसल नए राष्ट्रपति को ड्रग तस्करों के खिलाफ शुरू की गई लड़ाई को देश की जनता का भारी समर्थन हासिल है, लेकिन मानवाधिकारों के हनन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति की काफी आलोचना हो रही है। साल 1985 में नेशनल ज्योग्राफिक के कवर पर छपने के बाद मशहूर हुई अफगान गर्ल
शरबत गुला को कुछ दिन सजा काटने के बाद अब पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान भेजा जा सकता है। शरबत को पाकिस्तान में फर्जी दस्तावेजों के साथ रहने की वजह से गिरफ्तार कर 15 दिन कैद की सजा सुनाई गई थी। शरबत गुला को सोमवार को अफगानिस्तान प्रत्यर्पित किया जा सकता है। शरबत गुला को 23 अक्टूबर को अफगान सरहद के करीब पेशावर में गिरफ्तार कर लिया गया था। कैद के अलावा उन पर $1100 का जुर्माना भी लगाया गया था। तो आज भी अवैध शरणार्थी की संज्ञा से जूझ रहे हैं पाकिस्तान के अफगानी शरणार्थी। और अब खबरें यूरोप से, जहां अदालत ने दिया है एक ऐसा फैसला जो ब्रेक्सिट पर जनमत के बहुमत के फैसले के लिए एक झटका है। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि ब्रेक्सिट के फैसले को यूनाइटेड किंगडम की संसद की मंजूरी के बिना लागू नहीं किया जा सकता। ये 23 जून के ग्रेट ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बहुमत के फैसले के लिए एक झटका है। हाईकोर्ट ने कहा है कि टेरेसा मे सरकार बहुमत के इस फैसले के तहत लिस्बन समझौते के आर्टिकल 50 को संसद को बाईपास कर लागू नहीं कर सकती। सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। तुर्की के कुर्द बहुल इलाके में हुए बम धमाके में 9 लोगों के मारे जाने के बाद प्रशासन ने देश के कुर्द समर्थक मुख्य पार्टी के 2 नेताओं और कुछ सांसदों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक दक्षिण पूर्वी शहर दियारबाकिर की अदालत ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (HDP) के नेताओं और पार्टी के 10 सांसदों के साथ हिरासत में ले लिया है और फिर दोनों नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अदालत में दिन भर चली सुनवाई के बाद देमिरतास और युक्सेकदाग समेत HDP के 9 सांसदों को नजरबंद कर दिया गया। अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों ने इन गिरफ्तारियों पर चिंता जाहिर की है। जलवायु परिवर्तन से जूझ रही पृथ्वी को बचाने के लिए अहम माना जा रहा पेरिस समझौता आखिरकार 4 नवंबर से लागू हो ही गया। पृथ्वी के तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से कम तक सीमित करने के लक्ष्य के साथ बने इस समझौते की सफलता अब इस बात पर निर्भर करती है कि सभी देश अपने अपने स्तर पर बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से करें, यानी चुनौती अभी बाकी है। तो जलवायु परिवर्तन की समस्या के हल का रास्ता तो दिख रहा है, लेकिन शरणार्थी समस्या का नहीं। लीबिया जैसे देशों से अन्य देशों का रुख कर रहे शरणार्थी उठा रहे हैं मौत का खतरा। जीवन की मुश्किलों से हार ना मानते हुए लाखों शरणार्थी जब देश छोड़ते हैं और खतरनाक रास्तों से अन्य देशों का रुख करते हैं, तो जिंदगी उन्हें कहां ले जाएगी उन्हें भी पता नहीं होता। इनमें से कितने ही हादसों का शिकार हो जाते हैं, जैसे लीबिया तट के पास नौका डूबने की 2 घटनाएं, जिनमें 240 लोगों के डूबकर मरने की आशंका है। इस हादसे के साथ ही जोखिम भरे भूमध्य सागर पार करते समय 4220 से ज्यादा प्रवासियों की अब तक मौत हो चुकी है या वो लापता हो गए हैं। विश्व संस्कृति में आज बात डर की, भय की। ये एक ऐसा मनोभाव है जो अनजान सच से लगता है, एक ऐसा मानवीय भाव जो हर इंसान महसूस करता है और जिसे हर संस्कृति में अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। डर एक एहसास जो डराता भी है और रोमांच भी देता है, जो अनजान सच पर पलता है, जिसे बहुत बार जीवित और मृत के बीच के अनकहे अज्ञात अंतराल के आधार पर पोषित किया जाता है। हैलोवीन जैसा त्योहार जो हाल ही में 31 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया गया, इसका एक उदाहरण है, जिसमें अलग अलग भयानक वेशभूषा, मास्क, डरावने चेहरे देखने को मिलते हैं। जो जितना डर पैदा कर सके वो उतना ही बेहतर। और देखिए ना, विश्व संस्कृति का हिस्सा बन चुका है ये हैलोवीन फेस्टिवल। वैसे विश्व में कई ऐसी जगह हैं जो इसी डर को संजोती हैं और अज्ञात सच के बिना पर खौफ पैदा करती हैं। जैसे पेरिस में बना 18वीं शताब्दी का ये कब्रिस्तान, जहां मौजूद हैं लगभग 60 लाख नर कंकाल। आज तक की सबसे बड़ी कब्र जहां इतने सारे लोग दफन हैं। इतिहास में पहली बार इस कब्रिस्तान को रात के वक्त खोला गया।
जमीन से 20 फीट नीचे इस कब्रिस्तान में ब्राजील के 28 वर्ष के पेड्रो ने अपनी मां के साथ और इन नर कंकालों के साथ गुजारी एक रात, और ये सब एक प्रतियोगिता जीतने के लिए। ऐसी ही एक और जगह है रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया का ये किला, जिसका नाम है ब्रैन कैसल, लेकिन ये मशहूर है ड्रैकुला कैसल के नाम से, जहां पिछले 70 सालों में कोई भी शख्स पूरी रात नहीं गुजार पाया। किसी को कदमों की आहट सुनाई देती है तो किसी को नजर आते हैं अनजान साए। इस साल हेलोवीन पर एयरबीएनबी कंपनी ने जब एक प्रतियोगिता रखी कि जो भी यहाँ एक रात गुजार देगा उसे मुफ्त विदेश में छुट्टियां बिताने का मौका मिलेगा, तो भाई बहन रॉबिन और टेमी वर्मा ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्हें सोने के लिए मिला ताबूत, जिसमें उन्होंने गुजारी एक पूरी रात। सत्तर सालों में वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कर दिखाया है। वैसे उनके दादा भी ये कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सफल नहीं हुए। रॉबिन और टेमी ने तो अपने डर पर जीत हासिल कर ली और इस कैसल से जुड़े डर के तिलिस्म को भी तोड़ डाला, और अब ये कैसल एक पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर हो गया है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने नारी के लिए लिखा था कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। और अफगानिस्तान में तो महिलाओं का हाल और भी बुरा है। वहां उनके अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उठाया है राष्ट्र निर्माण का बीड़ा, जिससे ये उम्मीद बनती है कि अफगानिस्तान जैसे रूढ़िवादी देश में महिला सशक्तिकरण की राह मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जंग जैसे अफगानिस्तान की नियति बन चुकी है। बरसों से इसकी आग पूरे मुल्क को खाक कर रही है। कभी देश तो कभी कबीले, कभी धर्म तो कभी सत्ता के नाम पर गोलियां दागी जाती रही हैं। इंसान और इंसानियत के साथ शहर दर शहर वीरान होते रहे। जंग की तपिश ने इस पुरुष प्रधान देश में यूं तो सबको नुकसान पहुंचाया है, लेकिन महिलाओं को तो जैसे झुलसा कर रख दिया है। इमारतों की तरह महिलाओं की जिंदगियां भी जैसे खंडहर हो गई हैं। लेकिन समाज के हाशिए पर पहुंचा दी गई आधी आबादी ने गोला बारूद से रौंदे जा चुके अफगानिस्तान के काबुल स्थित राजमहल के अब पुराने दिन लौटाने का बीड़ा उठाया है। अफगानिस्तान सरकार ने जब महल के नवनिर्माण का मंसूबा बनाया तो सबसे पहले उस तबके की सेवा लेने का सोचा जिसे इस इमारत की तरह ही मसल दिया गया। 1920 में अफगानिस्तान के पूर्व राजा अमानुल्लाह खान द्वारा यूरोपीय तर्ज पर बनाई गई इस इमारत के पुनर्निर्माण में लगे 60 निर्माण कर्मियों में 20 महिलाएं हैं। हम लड़कियों की एक टीम है जो यहाँ खुशी से काम करते हैं। साथ ही हम अपने देश की शांति, स्थिरता और विकास की आशा करते हैं। निर्माण कार्य में महिलाओं की जोशो खरोश के साथ शिरकत इस ओर इशारा करती है कि अफगानिस्तान जैसे रूढ़िवादी देश में महिला सशक्तिकरण की राहें मुश्किल जरूर हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं। साथ ही उस सोच को भी रद्द करती है कि महिलाएं निर्माण कार्य में हिस्सा लेने के लिए कमजोर हैं। इसके अलावा इन महिलाओं के पास खुद को साबित कर समाज को ये बता देने का बेहतरीन मौका है कि वो भी राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा सकती हैं। वाकई सृष्टि की जननी, प्रेम रूप धारिणी, शक्ति सहारिणी, सबल कार्य कारिणी, अन्नपूर्णा अर्पिता, अखंड सहनशीलता, तुझ पर हे नारी है संसार गर्विता। खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के इस अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniya@gmail.com। चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं दक्षिण कोरिया में आयोजित किमची महोत्सव के कुछ दृश्यों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।